हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियन ज़ेड पर दोबारा से। और आज हम लोग करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट की एक्सरसाइज। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को थ्योरेटिकल पार्ट ठीक से समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज जो भी है। ठीक है, तो शुरू करते, देखो एमसीक्यू से शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। चूज द मोस्ट करेक्ट आंसर, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर। ठीक है, तो अब ऐसा कुछ स्टेटमेंट आपने शायद रीड ना किया हो एक टेक्स्ट बुक में। ठीक है, तो देखो आंसर को कैसे फाइंड आउट करने का। सबसे पहला है क्रिस्टलीन सॉलिड। इसको देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। एमॉर्फस सॉलिड्स, क्या मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एमॉर्फस होते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक होता है सॉलिड क्रिस्टलीन और एक होता है एमॉर्फस। क्रिस्टलीन में आते हैं आयोनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ये सारे। है ना? तो ऑब्वियसली आपको पता चल ही गया होगा कि मॉलिक्यूलर का आंसर क्रिस्टलीन है। ठीक है, लेकिन एमॉर्फस तो नहीं है। उसके बाद आयोनिक सॉलिड में तो आयंस होते हैं, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड तो हो नहीं सकता। मेटेलिक सॉलिड्स में कैसा मेटेलिक बॉन्डिंग होती है ना, तो वो भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब बचा कौन? ऑप्शन ए। तो इसकी वजह से हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। खैर, ये तो डायरेक्टली भी हम लोग देख सकते थे, है ना, कि भाई कौन यहाँ पे आंसर होगा, है ना। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू पढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर? ये आपको पता है यार, सिलिकॉन को जब आर्सेनिक के साथ डोप कर देते हैं तो फिर हम लोगों का एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। ठीक है, चलिए। अब फ्रैंकल डिफेक्ट, इन फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट में बताओ। सबसे पहले ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज्ड, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज्ड, बोथ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग। ठीक है, ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज प्रिजर्व्ड। तो देखो होता क्या है, हम लोगों ने दो डिफेक्ट पढ़ा था। मैंने बोला था दो ही इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है, एक है शॉर्ट की डिफेक्ट और एक है फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट का आप शॉर्टकट से याद कर सकते हो कि भाई शॉर्ट की में पहले आता है शॉट। तो क्रिकेट में जब बॉल को हम लोग मारते हैं, मतलब जब हम लोग क्रिकेट में शॉट मारते हैं, तो बॉल बाहर चली जाती है, मिस हो जाती है वहां से, है ना, मतलब स्टेडियम से बाहर चली जाती है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में भी वही होता है कि आयंस जो होते हैं वो चले जाते हैं, मिस हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में उसका उल्टा होता है। इसमें आयंस अपनी जगह छोड़ के जाते नहीं है, इसमें आयंस अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि अनायन एंड कैटायन मिसिंग तो होते नहीं है। ठीक है, और अगर सब्सटेंस कहीं पे जा नहीं रही है तो डेंसिटी भी चेंज होगी नहीं, है ना। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं चेंज होगी क्योंकि सब्सटेंस कहीं पे जा नहीं रहे हैं। और अगर आपने टेक्स्ट बुक रीड किया होगा तो आपको पता ही होगा कि डायरेक्टली इसका आंसर फोर्थ है ना। अच्छा, नहीं रीड किया था तो उसके हिसाब से मैंने बताया फिर कि सोचने का कैसे। अगर आपने रीड नहीं किया टेक्स्ट बुक, आपको सिर्फ ये पता है कि शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट होता क्या है, तो उसके हिसाब से कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आंसर को, उसका तरीका बताया मैंने। ठीक है, अच्छा। In crystal lattice formed by BCC unit cell, the void volume is, अब मैंने बोला था void। ये देखो कुछ लोग यहाँ पे जोश जोश में पैकिंग एफिशिएंसी को आंसर मार देते हैं। मैंने बोला void क्या होता है? void फ्रैक्शन की बात कर लो या फिर void एफिशिएंसी की बात कर लो, तो वो होता है वन माइनस पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पैकिंग फ्रैक्शन। void फ्रैक्शन क्या होता है? वन माइनस पैकिंग फ्रैक्शन। तो void परसेंटेज क्या होगा, मतलब void वॉल्यूम क्या होगा? वो होगा 100 माइनस पैकिंग वॉल्यूम, है ना। तो अगर हम लोग बात करें सिंपल क्यूबिक, एफसीसी और बीसीसी की, तो इनमें पैकिंग कितने की होती है? देखो, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी। सिंपल क्यूबिक में कैसा होता है कि आपका जो एलिमेंट होता है वो 5/6 तक होता है ना। और इसमें क्या होता है? 52% है ना सिंपल क्यूबिक में। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है? 68%, है ना। 3√3 पाई/8 ऐसा कुछ, है ना। और एफसीसी में क्या होता है? एफसीसी में 74%। यहाँ पे बात किसकी कर रहा है? ये मैंने क्या लिखी हुई है? मैंने लिखी हुई है पैकिंग एफिशिएंसी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बीसीसी का वॉइड वॉल्यूम बताओ, मतलब कितना वॉल्यूम उसमें खाली होता है। परसेंट में बोल रहा है, मतलब एफिशिएंसी की बात कर रहा है वो। तो बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कितने की होती है? 68%। तो खाली कितना रह गया? 32%। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आ गया कैसे किया? मतलब यार वर्ड फ्रैक्शन मतलब क्या, जितना खाली रह गया। तो 68% भरा था तो 32% खाली रह गया। आइए लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोल रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको बताया था, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड, है ना। तो सिंपल क्यूबिक में होता है 6 का, इसमें होता है 8 का, इसमें होता है 12 का। तो ये हो गया आपका 8 का कोऑर्डिनेशन नंबर।
बीसीसी में, है ना। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को उसी टाइम याद होनी चाहिए, उसी टाइम याद हो जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना, इसमें बोला है नॉट करेक्ट मतलब क्या गलत है, क्या सही नहीं है। फोर स्पीयर्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, सही बात है। टेट्राहेड्रल वाइड का मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर आपको लिखवाया था, कितना होता है 4। द सेंटर्स ऑफ स्पीयर इन ऑक्टाहेड्रल वाइड आर एट द एपाइसेस, एपेक्स बेसिकली ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, ये भी ठीक है, एपेक्स पर होता है ये, ठीक है। इफ द नंबर, अब देखो, अब जिनको ऑप्शन नंबर, अगर आपको याद हो तो मैंने एक रिलेशन बताया था आपको कि मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि टेट्राहेड्रल वाइड्स जो होते हैं वो ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होते हैं, और जो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एटम्स के, क्योंकि हर एक एटम में एक ऑक्टाहेड्रल वाइड होती है ना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ एटम्स इज एन, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इज 2n। तो यार ये तो सीधी सी बात है कि अगर नंबर ऑफ एटम्स n है तो ऑक्टाहेड्रल वाइड भी कितना होगा, n ही होगा, है ना। और जबकि टेट्राहेड्रल वाइड कितना होगा, टेट्राहेड्रल वाइड 2n होगा, है ना। तो फिलहाल यहाँ पे ये ऑप्शन हम लोगों का गलत हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया कि ऑक्टाहेड्रल वाइड 2n होगा, जबकि ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना होगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड सिर्फ n होगा। तो इसकी वजह से हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। ऑप्शन सी गलत है इसलिए सही हो गया क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब ऑप्शन में कौन सा गलत है, तो गलत हमारा सी है ना। अच्छा, डी भी मैं करके बता देता हूँ, द नंबर ऑफ एटम्स इज n/2, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इज n। अगर नंबर ऑफ एटम्स हमारे n/2 हो गए तो देखो होगा क्या, ऑक्टाहेड्रल वाइड इक्वल होता है नंबर ऑफ एटम्स के, तो अगर नंबर ऑफ एटम्स हमारे n/2 हो गए तो हमारे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स भी किसके इक्वल हो जाएंगे, n/2 के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है, तो 2 इंटू n/2, 2 2 कट जाएगा तो n आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर नंबर ऑफ एटम्स n/2 है तो टेट्राहेड्रल वाइड्स n आने हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो सही है, तो ये ऑप्शन हम लोगों के लिए गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन गलत है, तो जो ऑप्शन सही है वो हमारे लिए गलत है, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। चलो, तो मैंने जैसा कि बोला कि बी के बारे में हमें मान लो आइडिया नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए सी डी को रीड कर लेंगे, और सी और डी में वैसे भी सेम सेम दिख रहा है तो हो सकता है कोई एक गलत हो, क्योंकि सी और डी में स्टेटमेंट सेम सेम टाइप लिखी है ना, तो दोनों में से कोई एक गलत हो। तो देखो सी को हम लोगों ने कैसे किया, एक और बार देख लो, ऑक्टाहेड्रल वाइड हमेशा नंबर ऑफ एटम के इक्वल होता है, तो अगर नंबर ऑफ एटम एन है तो ऑक्टाहेड्रल वाइड को भी कितना होना है, एन होना है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 2n, तो इसकी वजह से ऑप्शन सी गलत हो जाएगा और हम लोगों के लिए सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ये कंफ्यूज मत होना, सिंपल बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ कंपाउंड फॉर्म्स HCP स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वाइड्स इन 0.5 मोल ऑफ सब्सटेंस। अब देखो नंबर ऑफ वाइड्स कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि भैया ऑक्टाहेड्रल वाइड्स जो होते हैं, ओडी वाइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एटम्स के, और हमें यहाँ पे मोल दिया हुआ है, तो मोल को लेके नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला होता है मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो मोल कितना है 0.5, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। तो 0.5 को इंटू 6.022 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3.011 इंटू 10⁻23, तो ये हो गए हमारे ओडी वाइट्स, ठीक है। तो ओडी वाइट्स कितने आ गए, नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल, मतलब ओडी वाइट्स आ गए 3.011 इंटू 10⁻23। अब टीडी वाइट्स कितने होते हैं, टीडी वाइट्स होते हैं ट्वाइस ऑफ ओडी, मतलब 2 टाइम्स ओडी, तो ओडी कितना है 3.011 इंटू 10⁻23, ये हो गया 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे पूछा क्या है, ऑक्टाहेड्रल वाइड और टेट्राहेड्रल वाइड, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड हो गया 3.011 इंटू 10⁻23 और टेट्राहेड्रल वाइड्स हो गए 6.022 इंटू 10⁻23, तो यहाँ पे ऑप्शन है आप लोगों का सही हो जाएगा। समझ में आया कैसे सॉल्व किया, हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल वाइड्स नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर हमें मोल दिया हो और हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब कुछ लोग शॉक हो रहे हैं, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने 11th में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, वरना वहां पे मैंने आपको मोल निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास निकालने का फॉर्मूला सब कुछ बताया था। मैंने ही नहीं, जो पढ़ाता है वही बताता है ना। तो आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए इस लेवल पे, तो ऐसा कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, याद रख लो या अभी से नोट कर लो कि नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला होता है मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर।
तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, बस लग रहा है। आइए क्वेश्चन में बोल रहा है पीबी लेड। पीबी कौन होता है? लेड। ठीक है, लेड हैज एफसीसी स्ट्रक्चर विथ एज लेंथ ऑफ 495 पिकोमीटर। मतलब यहाँ पे जो एज लेंथ की वैल्यू है, मतलब बेसिकली जो ए है वो दिया हुआ है 495 पिकोमीटर। तो रेडियस ऑफ पीबी एटम कितना होगा? अब कुछ लोग पिकोमीटर को मीटर सेंटीमीटर इन सब में कन्वर्ट करने लगेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि ऑप्शन में जो आंसर्स दिए हुए वो भी पिकोमीटर में है ना। तो अगर ये भी पिकोमीटर में है तो हमें फिर कन्वर्जन की जरूरत यहाँ पे नहीं है, हम पिकोमीटर में ही सॉल्व कर देंगे, एंड आंसर हमारा पिकोमीटर में ही आएगा। हमें निकालना क्या है? रेडियस। तो एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन क्या होगा लेड के एटम में? तो आप बोलोगे ऐसा एलिमेंट वाइज थोड़ी आप हमें याद कराए हो, आपने तो हमें सिंपल क्यूबिक का बताया था, बीसीसी का बताया था, एफसीसी का बताया था। तो यहाँ पे लिखा तो है लेड हैज एफसीसी स्ट्रक्चर। तो एफसीसी में रिलेशन क्या होता है? एफसीसी में रिलेशन होता है A√2 इज इक्वल्स टू 4R। तो ए कितना है तुम्हारा? ए है तुम्हारा 495। √2 कितना होता है तुम्हारा? 1.414 होता है, बट मैं अप्रोक्सीमेशन के लिए 1.4 ले लेता हूँ, इज इक्वल्स टू 4R। तो आर यहाँ से आ जाएगा, आर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 495 इंटू 1.4 अपॉन 4। अब तुम लोग लॉग वॉग से कर लेना, मैं देखो नॉर्मली कर देता हूँ। 495 को मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 2 3 123.75 इंटू 1.4। ऐसा करो 123.75 को 124 ले लो, तो 124 को जरा 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 124 इंटू 1.4 मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 6 3। ठीक है, 4 2 6 1 7, 173.6। तो हमारा आंसर आया 173.6। तो इसके आसपास कोई ऑप्शन ढूंढ लो, ये डी वाला है, तो इसका मतलब डी हमारा करेक्ट है। और हमारा आंसर 173.6 क्यों आया? 175 क्यों नहीं? क्योंकि पहली बात हमने यहाँ पे 1.414 नहीं लिया, इसको 123.75 की जगह 124 ले लिया, है ना। तो ये सारा आप चेंजेस करोगे तो आपका आंसर 175 ही आएगा। ठीक है, तो कैसे किया? सिंपल है यार, हमें पता है कि एफसीसी में एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन होता क्या है, तो बस हमने वही फॉर्मूला लगा दिया और आ गया। क्लियर? आसान। चलो, तो यहाँ पे शायद एमसीक्यूज हम लोगों के कंप्लीट होते हैं। एमसीक्यूज हम लोगों के कंप्लीट हो गए यहाँ पे। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग देखते हैं आंसर द फॉलोइंग इन 1 और 2 सेंटेंसेस। आइए 1 2 सेंटेंसेस देख लेते हैं हम लोग अभी। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द 4 मेन क्लासेस ऑफ क्रिस्टलीन सॉलिड। क्रिस्टलीन सॉलिड की क्लासेस कौन कौन सी है? आयोनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है, और मेटालिक सॉलिड, यही है ना। तो टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स लिखने हैं, आयोनिक में कौन होते हैं? आयंस, मॉलिक्यूलर्स में कौन होते हैं? मॉलिक्यूल्स, कोवेलेंट में एटम्स, मेटालिक में मेटल्स, बस यही लिखना है, खत्म। ठीक है, दैट्स इट। 1 1 और 2 सेंटेंसेस बोला है, तो सबसे पहले क्या लिख दो? द 4 मेन क्लासेस ऑफ क्रिस्टलीन सॉलिड्स आर दिस, द मेन पार्टिकल ऑफ दिस सॉलिड इज दिस, ऑफ दिस सॉलिड इज दिस सॉलिड इज दिस, और दिस सॉलिड इज दिस, या फिर एक टेबल बना दो और उसमें लिख दो। ये दैट्स इट। विच ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ पैकिंग यूज्ड बाय द मेटल मेक्स। तो आपको पता ही है तीन टाइप ऑफ पैकिंग कौन कौन सी है? एक है सिंपल क्यूबिक, एक है बीसीसी, और एक है एफसीसी। तो एफसीसी सबसे ज्यादा एफिशिएंट यूज करता है स्पेस का विथ ऑक्यूपेंसी ऑफ 74%, और सिंपल क्यूबिक सबसे घच्च होता है, 52% ऑक्यूपाई कर पाता है। ठीक है, और बस वही लिख देना, विच ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ पैकिंग यूज्ड बाय द मेटल मेक्स द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस और लीस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस। तो सिंपल क्यूबिक किस में आएगा? लीस्ट एफिशिएंट में। और ये किस में आएगा? मोस्ट एफिशिएंट में। और बीसीसी किसी में नहीं आएगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को क्लासिफाई करने बोला है फिगर्स में से, कि भाई क्लासिफाई करो कौन सा मेटल है, कौन सा इंसुलेटर है, कौन सा सेमीकंडक्टर है। तो ये तो आप लोगों को यार थ्योरी पार्ट में ही बताया था कि देखो एकदम जॉइंट है, ये हो गए हम लोगों के मेटल, क्योंकि ये कंडक्टर्स हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे इनके बीच में बहुत ही ज्यादा गैप है, तो ये कंडक्शन कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो ये हो गए इंसुलेटर्स। और इनके बीच में गैप है, इन दोनों के बीच में गैप है लेकिन बहुत कम है। ठीक है, तो इसकी वजह से हो सकता है कभी कंडक्ट करे कभी ना करे, तो ये हो गए सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिट सेल। ये तो मैंने आप लोगों को लिखवाया ही था, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग, रिपीटिंग वर्ड जरूरी है, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलीन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें, वैसे क्वेश्चन आंसर तो आपको खुद से करना चाहिए, बट ठीक है मैं करा दे रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या बोला है, हाउ डज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर चेंज विद टेम्परेचर। आपको पता ही है सेमीकंडक्टर्स में बताया था मैंने कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे कंडक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी मोबिलिटी बढ़ा लेते हैं और वैलेंसीज थोड़ी ज़्यादा वहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं, जिसके कारण जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। नंबर 6, द फॉर आपको पता ही है, लेक्चर में बताया था। ये क्या है आपका, ये है आपका बैंड गैप, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये है आपका कंडक्शन बैंड। इसको याद करने का भी तरीका बताया था मैंने, सी बी वी कर लो। और ये हो गया वैलेंस बैंड, ठीक है, छोटा बीम वॉल्केनो, ऐसा मैंने बताया था। अ सॉलिड इज हार्ड, ब्रिटल एंड इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर, इट स्मेल्स, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट। तो आपको पता ही है कि जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं बट ब्रिटल होते हैं, है ना। और इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन अगर उन्हें हम मेल्ट कर दें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं, है ना। तो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं वो, दैट्स इट। दो प्रॉपर्टीज जो एचसीपी और सीसीपी में कॉमन है, आपको पता है दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी 74% है और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 12 होता है। अच्छा, टेट्राहेड्रल वॉइड बनाओ। तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप दिखा दो कि कैसे होती है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये एक एटम होता है, ये दूसरा एटम होता है, ये तीसरा एटम होता है ना। इसके ऊपर से एक चौथा एटम आता है और उसके बाद यहाँ पे एक वॉइड क्रिएट होती है और वो वॉइड कुछ टेट्राहेड्रॉन की तरह होती है। तो इस तरीके से आप स्केच करके उसको दिखा सकते हो, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन होते हैं, जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनके पास होते हैं वो होते हैं हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये तो डेफिनेशन वगैरह है, ये सब तो आप लोगों को देखते ही आ जाना चाहिए था आंसर में, ठीक है। हाँ, न्यूमेरिकल वगैरह नहीं हो रहा है अगर तो समझ में आता है, लेकिन ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो आपसे हो जाने चाहिए। तो देख लो, अगर कुछ ना समझा है तो कमेंट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बात करते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ की। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो आपको पता है कि वैलेंस बैंड वो होता है जिसमें हाई एनर्जी होती है ना। और वैलेंस कंडक्शन बैंड वो होता है जिसमें वैलेंस बैंड से लो एनर्जी होती है। मतलब ओवरऑल तो एनर्जी उतनी कम नहीं होती, लेकिन वैलेंस बैंड से कम होती है, तो लो एनर्जी देन वैलेंस बैंड। और आपको पता है कि भाई वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें टाइटली बाउंड होते हैं टू देयर रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई, इसमें डीलोकलाइज होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन आयोनिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आयोनिक सॉलिड में आयंस होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड में मोनो एटॉमिक या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। आयोनिक सॉलिड्स में लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और सॉरी, आयोनिक सॉलिड्स में, हाँ, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, सॉरी, आयोनिक सॉलिड में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसके बाद फिर एग्जांपल लिख सकते हो आप आयोनिक सॉलिड्स के, NaCl वगैरह, है ना। मॉलिक्यूलर सॉलिड का आइस हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, ये सब आप लिख सकते हो, राइट। तो ये सब तो खैर ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जब शुरू का पहला लेक्चर लिया था तो उसी में मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। सो वो कर लो, दैट्स इट। ओके, चलो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन FCC यूनिट सेल। मतलब बेसिकली ये Z की वैल्यू कैलकुलेट करने बोल रहा है आपको FCC यूनिट सेल में। तो FCC यूनिट सेल में आपको पता है कि इसमें होता क्या है, हर एक कॉर्नर पर एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं। तो हर एक कॉर्नर पर अगर एटम्स है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे बताओ। क्योंकि 8 कॉर्नर्स होते हैं और हर एक कॉर्नर पे एक एटम होता है, तो 8 × 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो ये आ गया 1। फिर फेस सेंटर पर भी होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। तो फेस सेंटर्स होते हैं कितने हैं, 6। और कंट्रीब्यूशन कितना होता है हर एक फेस का, 1/2, है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं फेस सेंटर पर, 6। और कंट्रीब्यूशन कितना होता है एक पार्टिकल का, 1/2। तो 6 × 1/2, ये आ गया 3। तो 1 + 3 कितना आ गया, 4। तो नंबर ऑफ एटम्स इन FCC यूनिट सेल कितना आ गया, 4, ठीक है। तो ये तो खैर डेरिवेशन मैंने लेक्चर में प्रॉपरली कराया, वहां से करो, ज्यादा बेहतर होगा। हाउ आर द स्पीयर्स अरेंज्ड इन द फर्स्ट लेयर ऑफ सिंपल क्यूबिक क्लोज्ड स्ट्रक्चर, हाउ आर द सक्सेसिव लेयर्स प्लेस्ड अबव दिस। तो देखो, जैसे कि आप लोग जानते हो कि भाई सिंपल क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में, ठीक है, हाउ आर द स्पीयर्स अरेंज इन फर्स्ट लेयर ऑफ सिंपल क्यूबिक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। देखो इसमें क्या होता है कि एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर नीचे इन लोग लग जाते हैं, है ना। इस तरीके से देख सकते हो,
मतलब इसमें भी दो टाइप होता है, एक तो स्क्वायर वाला होता है, एक हेक्सागन वाला होता है। तो एक के नीचे एक जो लग जाते हैं इस तरीके से, ये कौन से होते हैं, ये स्क्वायर वाले होते हैं। ठीक है। एक टाइप और होता है कि जैसे ये 3 है तो ये 2 लग जाए, ये 3 लग जाए। तो इसमें क्या होता है, ये एक के नीचे एक एग्जैक्टली नहीं लगते, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एग्जैक्टली एक के नीचे एक लगता है। ठीक है। तो ये चौथा वाला हो गया, सिंपल क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, हाउ आर द सक्सेसिव लेयर प्लेस्ड अबव अदर लेयर। ठीक है। तो फर्स्ट लेयर को सिंपली ए के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टली, है ना। उसके बाद एक के नीचे एक एग्जैक्टली उसी दिशा में रखते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि भाई एक यहाँ रख दिया तो अगले वाले को यहाँ रख दिया, समझ रहे हो, इन दोनों के बीच में अगला वाला रख दिया, ऐसा नहीं करते इसमें हम लोग। इसमें कैसा है, एक के नीचे एक एग्जैक्टली हम लोग रखते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से ये हम लोग अरेंज कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल दैट है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो ये तो आप लोगों को पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, ए इज इक्वल्स टू 2 आर, है ना, मतलब जैसा हम लोगों ने लेक्चर में कैलकुलेट किया था। तो लेक्चर को आप लोग देख के कैलकुलेट कर लो, आप लोगों ने लेक्चर देखा तो आता ही होगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वीकली अट्रैक्ट हो जाएं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वीकली, ठीक है, वीकली, वी डब्ल्यू ई ए के, ठीक है, डब्ल्यू डबल ई के नहीं, वीकली अट्रैक्ट हो जाएं किससे, मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, वीकली अट्रैक्ट हो जाए मैग्नेटिक फील्ड में, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज। एग्जांपल्स क्या क्या हो गया, Cu2+ हो गया, Fe3+ हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज में आते हैं। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉर्टकिट इफेक्ट, लेक्चर रिफर कर लो या फिर नोट्स में देख लो यार। कॉन्सिक्वेंसेज आपको पता ही है क्या होता है। शॉर्टकिट इफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि मास डिक्रीज हो जाता है एटम्स के गायब होने से, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। यही हो गया इसके कॉन्सिक्वेंसेज, है ना। अच्छा, इसमें क्या बोला है, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टलाइजेस इन क्यूबिक यूनिट सेल विद Cl- आयंस एट द कॉर्नर एंड Cgm+ आयन इन द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो Cl- आयन सारे कॉर्नर में है, तो कितने आयंस हो गए, सॉरी कितना कंट्रीब्यूशन हो गया Cl- का, कंट्रीब्यूशन 8 कॉर्नर होते हैं, हर एक कॉर्नर पे इन लोग होते हैं, तो 8 इंटू 1/8 कितना कंट्रीब्यूशन हो गया, 1 का। और नंबर ऑफ Cgm+ आयन जो हो गए, इनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ये सेंटर पर बैठे रहते हैं क्यूब के, सेंटर कितना होता है क्यूब का, एक, उस पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है एटम का, एक, तो ये आ गया एक। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हम बात करें CsCl मॉलिक्यूल में, सीजियम क्लोराइड मॉलिक्यूल में, तो वो तो 1+1 2 होता है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो वो 1 आता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं यूनिट सेल में, एक होता है। कैसे निकाला हम लोगों ने, ये उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग वो सब सॉल्व कर रहे थे, एम्पिरिकल फार्मूला निकाल रहे थे ना हम लोग। जैसे दिया हुआ है कि भाई ए एटम ऑक्यूपाई कर रहा है कॉर्नर को, बी एटम ऑक्यूपाई कर रहा है फेस सेंटर्स को, तो उसमें हम लोग जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं सेम वही है यहाँ पर भी। इसमें क्या बोला है, सीजियम क्लोराइड जो है उसमें से जो क्लोरीन आयन है वो कॉर्नर पर है क्यूब के, हर एक कॉर्नर पे है। तो कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 का। कितने कॉर्नर्स होते हैं क्यूब में, 8, तो 8 इंटू 1/8 कितना आया, 1। ठीक है, फिर Cgm+ आयंस जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, सेंटर ऑफ द क्यूब पे। सेंटर ऑफ द क्यूब पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एक का, तो वो एक आ गया। तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला के कितना हुआ पार्टिकल का, 2। लेकिन मॉलिक्यूल्स कितने हुए, मॉलिक्यूल्स तो एक ही है ना, क्योंकि CsCl को मिला के हम लोग मॉलिक्यूल बोलेंगे, तो वो तो एक ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि Cu क्रिस्टलाइजेस इन FCC यूनिट सेल विथ एज लेंथ ऑफ 495 पिकोमीटर। यहाँ पे एज लेंथ कितना हो गया, 495 पिकोमीटर, और FCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है, ध्यान रखना। तो FCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन होगा A√2 इज इक्वल्स टू 4R। निकालना क्या है, रेडियस ऑफ कॉपर एटम, तो ऑब्वियसली यही फॉर्मूला लगा के हमें क्या निकाल लेना है, रेडियस निकाल लेना है। ठीक है, तो A कितना दिया हुआ है, 495 √2 मतलब 1.414, ठीक है, इंटू 4 इंटू आर। तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा, 495 को 496 कर दो, 1.414/4। क्यों कर दिया 496, अभी बताता है, क्योंकि कैंसिलेशन हो जाएगा ना, तो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8 4, तो 124 को 1.414 से मल्टीप्लाई कर दो तो अगेन 175 पिकोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वही सेम क्वेश्चन लेट वाले जैसा ही है, और कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया। चलो, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। तो आपको कुछ नहीं करना है, वो डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा देना, रो इज इक्वल्स टू mz/na इंटू ए क्यू। ठीक है, या फिर वो वाला लगा सकते हो आप लोग, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड एज लेंथ ऑफ, हाँ ये वही लगा देना है। तो आपको डेरिवेशन कर देना है बस डेंसिटी वाला, याद है ना हम लोगों ने कैसा किया था, नॉर्मली डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू n, है ना। तो n इंटू m किया था हम लोगों ने, तो mz/na इंटू ए क्यूब। डेंसिटी इज इक्वल्स टू mn अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल है, जिसको मैं कभी कभी जेड से भी लिखता हूँ, क्योंकि mz मेरा नाम आ जाता है तो मुझे याद रहता है। बट आपके बोर्ड की टेक्स्ट बुक में इसको एन शब्द से रिप्रेजेंट, एन लेटर से रिप्रेजेंट किया गया, तो आप लोग एन से ही करो। तो ये कुछ नहीं, आपको ये बस डेरिवेशन कर देना ये वाला। ठीक है,
तो ये हो गए हमारे सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अभी जो न्यूमेरिकल्स बचे हैं वो हम इसी लेक्चर में करेंगे, अभी करेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग, ठीक है। देखते हैं कौन से न्यूमेरिकल्स हैं, कितने खतरनाक हैं। आइए देखते हैं। तो न्यूमेरिकल वगैरह कर लेना चाहिए, एक्सरसाइज का ज़रूरी होता है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ इरिडियम इज 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैंने जैसा कि कहा था कि हमेशा आप लोगों को डेंसिटी वगैरह जो होगी वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही देगी, तो आप लोग टेंशन मत लेना, ठीक है। तो डेंसिटी यहाँ पे दिया है 22.4। अगले क्वेश्चन में बोला है द यूनिट सेल ऑफ रेडिया इरिडियम इज एफसीसी। एफसीसी है तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 4। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इरिडियम एटम इफ मोलर मास इज दिस। तो मोलर मास है 192.2 और रेडियस हमें कैलकुलेट करना है ना। ओके, तो सबसे पहले हमें एज लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला है एम एन अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। तो इस केस में अगर मैं ए निकालूंगा तभी तो मुझे आर मिलेगा। आर तो आता नहीं है डायरेक्टली फॉर्मूले में, ला सकते हो एक्चुअली ए और आर के बीच का रिलेशन लगा के, लेकिन ठीक है, उतना झंझट काय को करना, सिंपली सॉल्व करते हैं ना। तो डेंसिटी है 22.4, एम है 192.2 और एन है 4। एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 और ये है ए क्यूब। तो मैं अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग सिंपली पूरी कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक पता है 22 के टेबल में 192 नहीं आता है, नहीं आता है, ठीक है। तो ठीक है, 4 के टेबल में 22.4 तो आता होगा। तो 4 के टेबल में 22.4 आता है और वो आता है 5.6 टाइम्स जा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ए क्यूब को उधर भेज देते हैं। ये देखो क्या हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल्स टू 192.2 को मैं सिर्फ 192 लिखता हूँ, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 6 × 10⁻23 इंटू 5.6, 5.6 को 6 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 5.6 को मैं 6 लिख देता हूँ। तो देखो होगा क्या, 6 से ये कट जाएगा, 6 3 = 18, 6 2 = 12। अगेन ये 6 से आप काट सकते हो 5.3 समथिंग, ठीक है। तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू आ गया 5.3 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। फिर भी मैं इसको अगेन अप्रोक्सीमेशन लेना चाहूंगा, तो मैं 5.3 को लिख देता हूँ 5 इंटू 10⁻⁻23। अब -23 का हम लोग पावर का क्यूब नहीं ले सकते। पावर का हम लोग क्यूब तभी ले पाएंगे, क्यूब रूट तभी ले पाएंगे जब वहां पे पावर ऐसी कुछ हो, जैसे 24 हो, 27 हो। तो हम लोग 10⁻⁻8 में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे में क्यूब रूट ले लोगे तो वो आ जाएगा 10⁻23 अपॉन 3, 23 अपॉन 3। इसका मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, है ना। तो ये 5 को मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ इसको 0.5, सॉरी 0.5 नहीं, 5 को मैं लिख देता हूँ 50। तो ये हो गया 50 इंटू 10⁻24, ठीक है, ए क्यूब। अब क्यूब रूट ले लो, तो 50 का क्यूब रूट मुझे बताओ कितना हो सकता है, ऑलमोस्ट 50 क्यूब 53 लो ना। तो भाई देखो, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, मतलब 3 और 4 के बीच में कहीं पे आएगा। तो मान लो 3.6 पे आया, तो 3.6 इंटू 10⁻⁸ से पिको अब ये आ गया आपका ए, ठीक है। अब आपका जब ए आ गया, अच्छा कितना हो गया, ये सेंटीमीटर में ही आएगा ना, क्योंकि सेंटीमीटर में ही था सब कुछ। ओके, तो ये आ गया आपका ए। समझ में आया, ज्यादा कुछ नहीं किया। देखो अगर इसमें कुछ भारी है तो वो कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन तुम लॉग टेबल से आसान कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, रेडियस निकालना है इरिडियम एटम का। तो फॉर्मूला क्या होता है, एफसीसी है, तो एफसीसी में ए और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है, a√2 इज इक्वल्स टू 4r, ठीक है। तो ए कितना है, 3.6 इंटू 10⁻⁸ इंटू √2 की वैल्यू 1.4 और ये 4r, ठीक है। तो 4 से इसको काट दो तो ये आ गया 0.9 टाइम्स। तो r इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0.9 इंटू 1.4, 4 9 = 36, 1 9 = 9, ठीक है। तो 6 2 1 2 6, 1.26 आ गया, 0.9 इंटू 1.4 आ गया 1.26 इंटू 10⁻⁸। तो ये रिसेंट अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 126 पिकोमीटर, ठीक है। अब देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है 136 पिकोमीटर, बट हम लोगों का आ ही गया ऑलमोस्ट, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा अप्रोक्सीमेशन किया है। पहले तो डेंसिटी निकालने में अप्रोक्सीमेशन किया हम लोगों ने, देखो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो बहुत सारा अप्रोक्सीमेशन करने के बाद भी हमारा काफी आंसर जो है वो काफी ज्यादा क्लोज आया है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन द क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर विद यूनिट सेल एज लेंथ दिस, ठीक है। अब देखो सीसीपी बोला है, तो मैंने बोला जहां भी सीसीपी दिखे उसको आप क्या समझोगे, एफसीसी ही समझोगे। सीसीपी एफसीसी एक ही चीज है, ठीक है, ऐसा आप समझ के चलोगे।
व्हाट इज द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम। तो यहाँ पे एज लेंथ दिया हुआ है तो रेडियस निकाल दोगे। फिर क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन दिस मच वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन में बोल रहा है, ओके एक्चुअली आई वाज चेकिंग फॉर सम प्लेस बट ठीक है। हाँ, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर, जिसमें आपको यूनिट सेल एज लेंथ जो है वो दी हुई है 353.6 पिकोमीटर। तो मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ 354 पिकोमीटर। ठीक है, यूनिट सेल की जो एज लेंथ है उसको 354 ले लेता हूँ मैं। रेडियस आपको कैलकुलेट करना है, और क्योंकि सीसीपी है तो एफसीसी ही है, तो एफसीसी में रिलेशन क्या होता है रेडियस और उसका, a√2 इज इक्वल्स टू 4r। तो a कितना है 354, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.4 इज इक्वल्स टू 4r। कैंसिलेशन कर दो, देखो 2 से काट दो इसको, तो 2 2 जा 4, और इसको भी 2 से काट दो, 2 1 जा 2 7 जा 2 7 जा, फिर 2 से काट दो तो ये 0.7। तो 177 को जरा 0.7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो 123.9 आया है। तो रेडियस आ गया आपका 123.9। तो एक्चुअली 1.414 होती है √2 की वैल्यू, तो अगर हम लोग उतना ज़्यादा लेते तो ये 125 पिकोमीटर आ जाता। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो वॉल्यूम दिया हुआ है बेसिकली आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था वो आप लोगों को यहाँ पे यूज करना है। तो फॉर्मूला क्या था, क्योंकि ये देखो एफसीसी है, तो फॉर्मूला था x/ρ(a)³ ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मास निकालना होगा, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, हमें डेंसिटी पता चल गई है, डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी भी निकालनी पड़ेगी ना यार। ओके ठीक है, रो दिया हुआ है तो रो में मास अपॉन वॉल्यूम करके हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, देखो वॉल्यूम वॉल्यूम को लेके मैंने आप लोगों को एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था V/A³ करके, है ना, तो वो लगा सकते हो आप लोग। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मैंने आप लोगों को एक फाइनल में एक और फॉर्मूला बताया था ना, अगर आपको वॉल्यूम के टर्म्स में निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो V/A³ करके बताया था ना। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, V/A³। V कितना दिया हुआ है 1, ए का क्यूब कर दो तो 354 का क्यूब कर दो। ठीक है, सो 354 इंटू 354 इंटू 354 इंटू 10⁻⁻36। अच्छा सेंटीमीटर में बात हो रही है, तो एक पिकोमीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 10⁻10। ठीक है, तो ये 10⁻30 हो जाएगा। तो ये आ गया देखो 1/3.54 का क्यूब, सॉरी। ठीक है, ये देखो आ गया 1/3.54 का क्यूब इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻30। तो ये आ गया 1/3, डिपेंड ओके, 3.5 क्यूब इंटू 10⁻20। ठीक है, तो ये आ गया 10⁻24 अपॉन 3.54 का क्यूब। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर दो फाइनल वैल्यू। मैं ज़रा वाईफाई ऑफ कर दूं क्योंकि वाईफाई यहाँ पे ये लगा है। ठीक है, ओके, तो ये आ गया आप लोगों का 1/3.54 का क्यूब। अब 3.54 का क्यूब डाल के आप लोग उसको डिवाइड कर दो, तो 3.54 का क्यूब मेरे हिसाब से तकरीबन 50 के इक्वल आएगा। ठीक है, 3.54 का क्यूब तकरीबन 50 के इक्वल आएगा। तो 1/50 इंटू 10⁻24 है, तो 1/50 की वैल्यू होगी 0.02, तो 0.02 इंटू 10⁻24 है, तो ये पॉइंट को हम लोग आगे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻22। तो ये हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स का आंसर। कितना आया हमारा आंसर, हमारा आंसर आया 2 इंटू 10⁻22। और अब देखते हैं मेन आंसर कितना है। मेन आंसर 2.26 वही है, अगर हम लोग 5 4 से निकाल के सॉल्व करते तो आराम से वही आंसर आता जो आया है यहाँ पे। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं थोड़ा लाइक देखूं क्या हो रहा है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एन आयोनिक क्रिस्टल सॉलिड एटम्स ऑफ एलिमेंट वाई टू फॉर्म एचसीपी लैटिस। एचसीपी बना रहे हैं, ध्यान रखना एचसीपी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 6। ठीक है, द एटम्स, क्योंकि सीसीपी एफसीसी के इक्वल होते हैं तो बच्चा कौन एचसीपी, तो एचसीपी में 6। एक्स ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड,
और वाई जो है वो एचसीपी लेटिस बना रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं एचसीपी में, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एचसीपी में 6। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 6। तो यहाँ पे जो वाई एचसीपी बना रहा है तो वाई का नंबर कितना आ जाएगा 6। फिर एक्स क्या कर रहा है, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर यहाँ पे 6 हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना होगा 6 होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो 2 इंटू 6 हो जाएगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड आया कितना 12, बट ऑक्यूपाई कितना कर रहा है एक्स, 1/3। 1/3 मतलब 1/3 ऑफ 12। तो ये आ गया 4। तो x कितना आया 4, y कितना आया 6। तो फॉर्मूला आ जाएगा x4 y6। शॉर्ट कर दो 2 से डिवाइड करके, तो x2 y3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस तो मैंने आपको वैसे बहुत प्रैक्टिस कराए थे ड्यूरिंग लेक्चर्स, तो हो जाना चाहिए थे, तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 7, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनती है, वही स्ट्रक्चर बता के आपको बता देना है कि भाई ऐसा ऐसा करते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाती है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाती है, मतलब स्ट्रक्चर बना के आपको बता देना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एससीपी और सीसीपी स्ट्रक्चर में जब थर्ड लेयर ऐड करते हैं तो डिफरेंस क्या आता है। ठीक है, तो एससीपी सीसीपी का स्ट्रक्चर आप लोगों को बना देना है और डिफरेंस बता देना है कि एबीसी लेयर इसमें बनती है, इसमें एबी लेयर बनती है, ऐसा बता देना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन न्यूमेरिकल है, करते हैं। एन एलिमेंट विथ मोलर मास 27 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे मोलर मास दिया है 27। ठीक है, एज लेंथ आपको दिया हुआ है 405 पिकोमीटर, तो इसको हम लिख लेते हैं 405 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा और शॉर्ट कर देते हैं 4.05 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। क्लियर। डेंसिटी आपको दे रखी है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, नेचर कैलकुलेट करना है, एफसीसी है या सीसीपी है। तो मतलब आपको एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एन की वैल्यू 4 आती है तो एफसीसी है, 3 आती है तो बीसीसी है, और एक आती है तो सिंपल क्यूबिक, सॉरी हाँ एक आती है तो सिंपल क्यूबिक है। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, एम एन अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। तो डेंसिटी आपको दे रखी है 2.7, मोलर मास दे रखा है 27, एन आपको कैलकुलेट करना है, एवोगैड्रो नंबर यू ऑल नो 6 इंटू 10⁻23, ए क्यूब। तो मैं क्या करता हूँ, इस 4.05 को थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करके 4 मान लेता हूँ, तो 4 इंटू 10⁻8 हो गया। तो 4 इंटू 10⁻8 का क्यूब करो, तो 4 का क्यूब 64, 10⁻8 का क्यूब -24। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा आसान हो गई, क्यों पता है, देखो बताता हूँ क्यों। 2.7 को मैं लिख सकता हूँ, देखो 2.7 को मैं लिख सकता हूँ 27 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, और ये हो गया 27 इंटू एन अपॉन 6 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻−24 कितना हो जाएगा, 10⁻−1 इंटू 64। अब सबको इधर उधर कर दो और एन की वैल्यू निकाल लो। तो देखो होगा क्या, एन इज इक्वल्स टू, ये वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 27 इंटू 6 इंटू 64, 10⁻−1 10⁻−1 हो जाएगा 10⁻−2, और अपॉन में भी है 27। तो 27 27 कट गया, एन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा देखो, 6 इंटू 64 कर लो पहले। तो 64 इंटू 6, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, ये आया 384। ठीक है, तो 384 इंटू 10⁻⁻2 मतलब कितना, ये आया 3.84। 3.84 मतलब अप्रोक्सीमेटली 4। तो 4 एटम्स किस में होते हैं आपको पता है, एफसीसी में होते हैं या तो सीसीपी में होते हैं, है ना। तो इसका नेचर क्या आ गया, एफसीसी या सीसीपी का आ गया। तो ये क्वेश्चन तो शायद मैंने आपको लेक्चर में ही सॉल्व करवा दिया था, बट ठीक है, देख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन आपको एज लेंथ दिया हुआ है और यूनिट सेल्स पूछा हुआ है और आपको मास दिया हुआ है आपकी बार। ठीक है, तो देखते हैं, फिर इसको भी करते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर आप लोगों को डिस्टिंग्विश, चलो ठीक है, आगे तो कोई न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैं पहले बता देता हूँ। चलो ठीक है, वही करा देता हूँ पहले। ओके, तो आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को लेक्चर में ही बताया था कि नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला होता है एक्स एन अपॉन रो ए क्यूब, और नंबर ऑफ यूनिट सेल्स का फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन रो ए क्यूब। तो बस यही फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पे और आंसर आ जाएगा। पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं, 288 पिकोमीटर है, और ग्राम ग्राम में ये दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं 2.88 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालते पहले, और क्योंकि ये बीसीसी है, ठीक है बीसीसी स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते पहले हम लोग, एक्स। ठीक है, एक्स क्या है, मास। तो मास है यहाँ पे 200। एन एन कितना है 2। डेंसिटी डेंसिटी कितनी दे रखी है,
डेंसिटी यहाँ पे देनी चाहिए थी खैर, ठीक है, क्योंकि जो करेक्शन आया था उसमें डेंसिटी दे रखी थी, ठीक है। तो मैं डेंसिटी अभी देख लेता हूँ। और यहाँ पे जो एज लेंथ है वो दिया हुआ है 2.88 इंटू 10⁻⁸ का क्यूब। तो देखो 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8। तो 2.88 का क्यूब नियरली 25 के अराउंड आएगा, तो मैं डायरेक्टली उसको लिख रहा हूँ 25 इंटू 10⁻24। ठीक है। और डेंसिटी कितना है अब यहाँ पे देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो डेंसिटी दे रखी है 14.4। ठीक है। ओके, तो 14.4 आ गया यहाँ पे। चलो रिजॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 25 8 ज़ा 200 होता है, 8 2 ज़ा 16 होता है। तो 16 अपॉन 14.4, और ये 10⁻24 ऊपर गया तो ये हो गया 10⁻24। और 16 को जब 14.4 से डिवाइड करोगे तो नियरली यही आंसर आने वाला है। तो मैं यही लिख देता हूँ 1.16 इंटू 10⁻24। तो ये आ गए हमारे नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हमें निकालने हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला है एक्स अपॉन रो ए क्यूब। आप लोग चाहो तो यहाँ और यहाँ से आप लोग एक रिलेशन भी निकाल सकते हो, क्योंकि आप इसमें और इसमें देखोगे तो सिर्फ एक एन का फर्क है। तो अगर नंबर ऑफ यूनिट सेल आपको निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, टू एन इंटू नंबर ऑफ एटम्स, एन इंटू नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, बट ठीक है, थोड़ा उतना मत सोचो, डायरेक्ट फार्मूला रटाया है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लो, हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स कितना दिया हुआ है 200, डेंसिटी कितनी दे रखी है 14.4, और ए क्यूब कितना निकला 25 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, 25 8 200 हो गया, 8 को 14.4 से तो डिवाइड नहीं कर पाओगे। 25 8 200 होता है, यस। तो 8 अपॉन 14.4 इंटू 10⁻24। ठीक है। नंबर ऑफ, ओके, तो यहाँ पे लोगों का आंसर देखो रॉन्ग दिया हुआ है। ये टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ पे बेसिकली 2.32 की जगह 0 पॉइंट आएगा, वही मैं बोला यार ये क्या शॉर्ट हो गया, यहाँ पे 0.58 आएगा बेसिकली। ठीक है, तो 8 को 14.4 से डिवाइड करोगे तो 0.58 आ जाएगा इंटू 10⁻24। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ यूनिट सेल। वही मैं बोला भाई नंबर ऑफ यूनिट सेल डबल कैसे आ जाएंगे। सो प्रिंटिंग मिस्टेक यार बहुत सारी होती है महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स में, जो भी है अभी देख लो। ये तो फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ यार, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम बनाओ और आप लोग डिस्टिंग्विश करके दिखा दो, जो कि लेक्चर में मैंने बताया ही था। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, डोपिंग वगैरह डायग्राम से आप लोगों को बतानी है, लेक्चर के दौरान बताया था तो वही आपको रिपीट कर देना है, टेक्स्ट बुक से छाप देना है। एक्सप्लेन विद डायग्राम, फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है आपको पता ही है, कंडीशन क्या है वो भी आपको पता है, डेंसिटी और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे क्या फर्क पड़ता है वो भी आपको पता है। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट से डेंसिटी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कंडीशन क्या है बनने के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह और साइज जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहना चाहिए ना, ये सारी कंडीशन है इसकी। डायग्राम बना के आपको दिखा देना है कि आयन जो है वो यहाँ से उठ के यहाँ आ गया लेकिन गायब नहीं हुआ, ये होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट इज एन इम्प्योरिटी डिफेक्ट, क्या टाइप्स है इसके। ये सारे मैंने आप लोगों को बताया था, मेटल एक्सेस वगैरह ये सब बताया था ना, बस वही आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आप लोग सॉल्व कर लेना इसको। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज सॉलिड स्टेट की, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन की। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।